नमस्कार साथियों। वर्ण विचार में हम चल रहे हैं और आज मैं भाग 3 लेकर आया हूँ। मैंने आपको पहले ही वर्ण की जो परिभाषा है, अक्षर की परिभाषा है और स्वरों के विभिन्न प्रकार से, विभिन्न आधारों से जो भेद है वो सब समझा दिए हैं। अब आज हम चलने जा रहे हैं वो है व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन जो है, उन व्यंजनों में क्या है, किस आधार पर वर्गीकरण उनका किया गया है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण तथ्य एक छूटा है, वो बता देता हूं। देखिए, स्वर हमने देखे थे 11 थे और स्वरों के अंतिम जो रूप में आते हैं वो आते हैं अनुस्वार और विसर्ग, जिसको हम बोलते हैं अंग और अ, जो मैंने यहाँ नोट कर दिया है। तो 11 स्वर हमारे हो चुके हैं। अंग है ये अनुस्वार कहलाता है और अ है ये विसर्ग कहलाता है। ये न तो स्वर में शामिल किए जाते हैं न व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह्य कहा जाता है। देखिए, मैंने आगे समझाने के उद्देश्य से भी लिखा है अयोगवाह्य किन्हें कहा जाता है, जो न तो स्वरों में शामिल किए जाते हैं न व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से इसी से कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यंजन में होते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से व्यंजन भी नहीं माने जाते हैं, जैसे यह और वह। यह और वह जो होता है वो अर्ध स्वर कहलाता है। हालांकि मूल रूप से उनको व्यंजन में शामिल कर दिया गया है, लेकिन उन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वह ध्वनि होती है जो फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु है, वह मुख में बाधित होकर के बाहर निकलती है और जिस प्रकार से वो ध्वनि उच्चारित करती है उसे वह व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन ध्वनिया है। अब कहां कहां बाधित हुई है उसी के अनुसार इनका वर्गीकरण भी किया गया है। साथ ही प्रयत्न के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, यहां पर जितने भी व्यंजन है वो हमारी हिंदी के वर्णमाला मैंने यहां लिख दी है। 33 तो हमारे व्यंजन है ही, साथ ही साथ 4 व्यंजन और है जो कि संयुक्त है, जो इनमें से ही मिलकर के बने हैं, वो ये है। तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कुल मिलाकर के ये 25 व्यंजन। इनमें ये जो 5वां वर्ण है ये नासिक्य कहलाता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है उस समय में मुख के अतिरिक्त नाक से भी ध्वनि आती है। फिर उसके बाद में इन्हें अंतस्थ कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर से बाहर की ओर आते हैं। य, र, ल, व। साथ ही उष्म, इनको उच्चारित करने के कारण से हमारे मुख में एक विशेष प्रकार की उष्मा का आभास हमें होता है, इसलिए इन्हें उष्म कहा जाता है। श, श, स, ह। और ये संयुक्त है। संयुक्त यानी 2 वर्णों से मिलकर बने हुए व्यंजन। तो ये देखिए, क और श से मिलकर बनता है वो होता है क्ष। त और र से मिलता है तो होता है त्र। और जय और य से मिलकर बनता है वो होता है जय। वास्तव में ये जय होता है, जो बाबा रामदेव उच्चारित करते हैं विज्ञान करके बोलते हैं वो, लेकिन हम लोगों ने इसका उच्चारण में बदला है, इसको हम विज्ञान बोलने लगे हैं। तो वैसे आजकल कुछ समय बाद मुझे लगता है कि ये जय है, ये गय का रूप ले ही लेगा, क्योंकि हम हिंदी को सरलतम रूप में उपयोग लेते हैं और जो नई दिल्ली की मानक संस्था है वह उसको प्रमाणित भी कर देती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जय वास्तव में गय यानी गय से गाय हो जाएगा। और फिर चौथा है श्री, हम किसी के नाम के साथ लगाते हैं, वो होता है श और र, दोनों मिलकर के बनते हैं श्रय। फिर देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण मैं बता चुका हूं, 2 आधारों पर किया गया है। पहला आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न विधि के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे होगा साथियों, हमारे मुख में जितने भी उच्चारण स्थल है, जैसे हमारे कंठ से वर्ण उत्पन्न होते हैं, वर्ण ध्वनि आती है, कंठ के बाद में थोड़ा ऊपर की ओर आते हैं, तो गले के बीचों बीच आप देखेंगे एक अलीजीवा यानी एक छोटी सी जीभ नुमा आकृति है, नीचे लटकती हुई रहती है, वो कहलाती है काकल्य या काकली अपन बोलते हैं, उसी को अलीजीवा भी कहा जाता है। और उसके जस्ट नीचे वाला भाग वो उसको कहते हैं वर्त्स्य, उसको कहते हैं वर्त्स्य। थोड़ा और आगे आते हैं तो फिर उच्चारण स्थान आ जाता है तालु, यानी मुख के अंदर मसूड़ी के ऊपर वाला भाग, जो अक्सर चाय गर्म पीने से जल जाता है, उसको बोलते हैं तालु। तालवा जल गया कहते हैं कई बार।
फिर उसके जस्ट थोड़ा सा और आगे आते हैं तो होती है मूर्धा। मूर्धा होती है मसूड़े के ऊपर वाला भाग, मूर्धा या मसूड़ा मान लीजिए। फिर उसके बाद में आते हैं दांत, उसको कहते हैं फिर दंत्य। फिर उसके बाद में आते हैं होठ, उनको बोलते हैं ओष्ठ्य। और फिर कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जिनके साथ में नाक से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वे होते हैं फिर अनुनासिक। तो इस प्रकार से इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान हमने देखा है, कंठ, काकल या अलिजिह्वा, वत्स्य, जिह्वा मूल जिसको कहते हैं, फिर है तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। इस प्रकार से ये 8 हमारे उच्चारण स्थल है जो मुख से लेकर के नाक तक होते हैं, कंठ से प्रारंभ होते हैं और नाक तक आते हैं। इसके अतिरिक्त फिर चलते हैं प्रयत्न विधि में। साथियों, प्रयत्न विधि में अलग अलग प्रकार से 8 प्रकार किए गए हैं। देखिए, 3 तो आधार है, कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। कंपन के आधार पर अघोष और सघोष होते हैं। कंपन के आधार पर क्या होते हैं? अघोष और सघोष। अघोष का मतलब जिसमें गूंज न हो, और सघोष का मतलब है जिसमें गूंज हो। तो अघोष वाले हैं वर्णमाला का जो पहला और दूसरा ये जो व्यंजन होता है, पहला दूसरा व्यंजन होता है, ये अघोष होते हैं, और फिर तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य इनमें से भी होते हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसका अगला वीडियो होगा। फिलहाल मैं एक छोटे से वीडियो बना रहा हूं 5 से लेकर 10 मिनट तक के, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद में ये अघोष और सघोष के बाद आते हैं श्वास वायु, अल्प प्राण और महाप्राण, जिनमें कम मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है, वो अल्प प्राण होते हैं। जिनमें अधिक मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है, वो महाप्राण होते हैं। अब अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण होता है क, ग और अड़, इनमें कम मात्रा में वायु निकलती है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क यानी पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है, पहला, तीसरा और पांचवा, हर पंक्ति का पहला, तीसरा, पांचवा, इसका भी पहला, तीसरा, पांचवा, यानी हर पंक्ति के पहला, तीसरा और ये पांचवा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। और बच गए दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं? महाप्राण। बोल के देख लीजिए, क, ख, यानी इसमें कम मात्रा में है वह वायु निकली है, और इसमें अधिक मात्रा में वायु निकली है। इस प्रकार से ये दूसरा वर्गीकरण हो गया, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर तीसरा वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी जो हमने ये उच्चारण स्थान पढ़े हैं, इनके आधार पर किस प्रकार से उच्चारण होता है वो हम देखेंगे। किस तरीके से स्पर्शी, यानी जो केवल स्पर्श करके निकलते हैं, संघर्षी जो संघर्ष करते हैं केवल, और दूसरे होते हैं स्पर्श भी करने वाले और संघर्ष भी करने वाले, दोनों प्रकार से। फिर उसके बाद आते हैं नासिक के, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, जो नाक से उच्चारित भी किए जाते हैं। फिर होते हैं उत्क्षिप्त या ताड़नजात, उत्क्षिप्त यानी झटके से, झटका देकर के जो बाहर निकलते हैं वो। फिर है प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, जो वाइब्रेट यानी वाइब्रेशन के द्वारा माध्यम से बाहर निकलते हैं, जिनमें जीवा है वह वाइब्रेट होती है वो। फिर होते हैं पार्श्विक, यानी जीवा गोल घूमती है और फिर पीछे से बाहर की ओर निकलते हैं, तो उनको कहते हैं पार्श्विक। और फिर उसके बाद में होते हैं संघर्षहीन या अर्धस्वर। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के भेद यहाँ किए गए। देखिए, मैंने यहाँ कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनमें से परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यानी ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसके अंदर हिंदी को है शामिल किया गया हो और हिंदी में इनमें से प्रश्न नहीं पूछा गया, चाहे वह आपके बीएसटीसी हो, चाहे वह बीएड की परीक्षा हो, चाहे आप तृतीय श्रेणी अध्यापक के दे रहे हो, द्वितीय श्रेणी दे रहे हो, पटवारी, ग्राम सेवक, हर प्रकार की परीक्षाओं में इनमें से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ से ये इतना मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, मैंने इसीलिए भी विचार किया है कि इनका एक सिंगल वीडियो बनाया जाए, इनको शामिल न किया जाए, हमें वही मटेरियल देना है जो बड़ा उपयोगी है, तो इसीलिए मैं इनका अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर देखिए, ये सारे 8 भेद यहाँ पर होंगे। ये 2 भेद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी पूछे जाते हैं। इनके उच्चारण स्थानों के जो है संस्कृत के कुछ सूत्र है, जैसे अकुह विसर्गा नाम कंठा, इसका होता है बाद में कंठ के बाद आता है चय वर्ग का, इच्चु यशाणाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लृ तुलसाम नाम दंता, उपम मानिध्यानाम ओष्ठो। तो इस प्रकार से ये कुछ सूत्र है संस्कृत के, उसके आधार पर आपको एकदम क्लियर समझा दूंगा
ऐसा समझाऊंगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। और इनमें से पक्का परीक्षा में 2-2 या 3-3 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। फिर देखिए अयोगवा है, जो मैंने आपको बता दिया, न तो जो स्वरों में शामिल किए जाते हैं न व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं, दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं। इनमें ये देख लीजिए, मैंने बता दिया अंग और अ है, ये अयोगवाह है। मानक और अमानक, साथियों नई दिल्ली में एक संस्था है जो वर्तनी का मानकीकरण करती है, और वह संस्था उसने जिन जिन को मानक माना। अब देखिए हम पहले ध ये लिखते थे, ध जो ध से धनुष होता था वो इस प्रकार से लिखा करते थे। अब ये अमानक कर दिया गया, इसकी जगह इसको मानक कर दिया गया। आज हम वर्तमान समय में जो लिखते हैं, पहले हम भय से भालू ऐसे लिखते थे, लेकिन अब ये भी अमानक हो गया है। वर्तमान समय में ये भय से भालू मानक कर दिया गया है, ये मानक है। पहले हम जैसे झंडा है वो इस तरीके से लिखा करते थे, और देखिए ऊपर ही लिख देता हूं। तो पहले हम जैसे झंडा इस तरीके से लिखा करते थे, जो कि अमानक हो गया है। आजकल ये जैसे झंडा इस प्रकार का लागू हो गया है। फिर उसके बाद के अंदर देखिए, हम लोग पहले शुरुआत के अंदर जब काफी समय पहले ये था, ये ऐसे अनार ऐसे लिखा जाता था, ये अमानक है और अब ये मानक हो गया है। इस प्रकार से काफी सारी चीजें हैं जो अमानक हो चुकी है और नई चीजें अप्लाई यानी लागू हो चुकी है। अब देखिए साथियों, एक नियम और बता देता हूं आपको, जो आपको ध्यान नहीं होगा। अब से आगे जितने भी जो है पुस्तकें आएंगी, उनमें इस बिंदी का मानकीकरण कर दिया गया है। अगर आप हिंदी लिखते हो, हिंदी शब्द, तो हिंदी शब्द अगर आप लिख रहे हो तो इसमें ये हिंदी का ये न है अब अमानकीकृत हो चुका है। आगे आने वाले समय में सदैव ये बिंदी आपके ऊपर आएगी। बिंदी अप्लाई हो गई है, इसका मानकीकरण कर दिया गया है, ये मानक रूप है। तो आप देख लीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि अब ये बिंदी मानक हो गई है। जहां भी आपको लगे कि कोई आधा वर्ण लिखना पड़ सकता है, तो आधे वर्ण की जगह बिंदी लिखे या आधा वर्ण लिखे, तो ध्यान रखिएगा बिंदी लगाए, बिंदी सही मानी गई है। तो साथियों आज आगे और देख लेते हैं, कुछ और है। द्वित्व है। द्वित्व क्या होता है? जब एक ही प्रकार का कोई व्यंजन वर्ण लगातार साथ में आ जाए, 2 बार आ जाए। जैसे अपन लिखते हैं उच्च, तो देखिए साथियों ये भी च है, ये भी च है। जब दो एक ही व्यंजन 2 बार आया है और बीच में कोई स्वर नहीं है, एक ही व्यंजन जब 2 बार आया है और बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये क्या है? ये द्वित्व है। समझ गए? ऐसा ही और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द लिखते हैं उड्डयन, ये भी हो सकता है। अपने उदाहरण बहुत सारे ऐसे तट्टिका संस्कृत के हैं, ये देखिए ये भी द्वित्व है, ये भी द्वित्व, ये सब द्वित्व है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर हमने पढ़े ऐसे, इसमें तो दोनों मिलकर के एक रूप हो चुके हैं, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जब एक रूप नहीं होते। जैसे ये लिखा हुआ है दुष्ट, अब दुष्ट में श षटकोण का, ट से टमाटर का, बीच में कोई स्वर भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर हो गए। फिर उसके बाद में आते हैं आगत। साथियों आगत है वो 5 है, फारसी भाषा से लिए गए हैं। हालांकि इनका उपयोग तभी करना होता है जब हमें कोई शब्द का भेद स्पष्ट करना हो। अब जैसे अपन कई जगह लेते हैं, यहां बिंदी लगाते हैं, एक तो क के, एक है, एक ग और ज और फ, इनके अगर नुक्ता लगा दी जाए, नुक्ता यानी ये बिंदी होती है, ये नुक्ता जब लगा दी जाए तो ये फारसी बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? फारसी भाषा में ये उपयोग किए जाते हैं। लेकिन इनका उपयोग तभी हम लेते हैं जब हम कोई 2 शब्द है उनका भेद स्पष्ट करने वाले हो। जैसे राज और राज, यहां दोनों के अंदर स्पष्ट कर सकते हैं। राज यहां कौन सा है? एक तो है राजपाट शासन, और ये क्या है? राज रहस्य। तो इस प्रकार से आप नुक्ता का प्रयोग तभी करें जब 2 शब्दों का भेद स्पष्ट करना हो। बाकी नुक्ता हमारे यहाँ लागू नहीं है, फारसी भाषा का इसलिए। तो साथियों मैंने आपको बता दिया अयोगवाह क्या होते हैं, जो शामिल नहीं किए जाते, दोनों में ही न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। मानक और अमानक क्या होते हैं ये मैंने बताई थी। यहाँ पर एक अमानक का ये भी था, वो पहले ख को ऐसे लिखते थे, तो ख को ऐसे लिखते थे, तो यहाँ पर ये अलग अलग, मान लो अब किसी ने लिखना था आंख, तो
आंख लिखना, तो ये हो गया आरव। तो इस प्रकार से ये भिन्नता स्पष्ट नहीं हो पाई, इसलिए बाद में क्या कर दिया गया, इस ख को ले जाकर के पीछे वाले इसके टच स्पर्श करा दिया गया, इसलिए आंख अब ये शुद्ध माना गया, ये मानक रूप हो गया है, ये अब अमानक हो गया है। इस प्रकार से बताना था। फिर द्वित्व आपको बता ही दिए, जब एक ही प्रकार का व्यंजन बिना किसी स्वर के पास होने के साथ में हो जाए तो स्वर बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही फिर संयुक्ताक्षर, जो दो भिन्न भिन्न व्यंजन अगर पास में हो तो फिर वो क्या कहलाएंगे, संयुक्ताक्षर। और आगत आपको मैंने 5 बताई दिए, ये पांचों आगत है, इन्हीं को शामिल किया जाता है। अपन काउंट करते हैं ना, देखिए अपन मानते हैं कि 33 तो हमारे व्यंजन है, 11 हमारे स्वर है, तो 33 और 11 कितने हो गए, 44। फिर उसके बाद में 3 संयुक्ताक्षर है, कितने हो गए, 47। फिर प्लस 5 क्या है, आगत, टोटल कितने हो गए, 52। यही है वो 52। हमारी हिंदी वर्ण वाला में कितने वर्ण है, 52, इन्हीं को शामिल किया जाता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय सिया राम। अगले वीडियो का इंतजार करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।